आज पूरे देश में ईद उल फितर यानी कि मीठी ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। एबीपी गंगा की टीम की तरफ से भाईचारे का संदेश देने वाले इस त्योहार की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हालांकि बाकी साल की तुलना में इस साल ईद की रौनक थोड़ी फीकी हो गई है। संक्रमण की वजह से धर्म गुरुओं ने लोगों से घरों में रहकर ही ईद मनाने की अपील की है। साथ ही ईद की नमाज भी इस बार ईदगाहों में नहीं पढ़ी जाएगी। 3 तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2019, 2020 और उसके बाद इस साल में ईद की रौनक का अंतर साफ समझ सकते हैं। तीनों ही तस्वीरें लखनऊ के ईदगाह की है। पहली तस्वीर साल 2019 की है जिसमें ईद की रौनक साफ देखी जा सकती है। दूसरी तस्वीर 2020 की है जिस दौरान कोरोना महामारी की वजह से ईद की रौनक थोड़ी फीकी हो गई थी। और एक बार फिर इस बार कोरोना संक्रमण से जनता बेहाल है। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों की वजह से देश के अधिकतर हिस्सों में लॉकडाउन है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए धर्म गुरुओं ने घरों में रहकर ईद मनाने की अपील की है और यही वजह है कि इस बार भी लखनऊ के ईदगाहों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। एबीपी गंगा भी आप सभी से घरों में ही रहकर इबादत करने की अपील करता है। साथ ही हम सबकी ये कामना है कि इस पावन त्योहार के बाद देश और दुनिया को कोरोना संक्रमण से जल्द छुटकारा मिलेगा। लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी है कि हम फिलहाल अपनों से दूरी बनाकर रखें ताकि हम खुद और अपने चाहने वालों को सुरक्षित रख सकें। अब बात जालौन की करते हैं, जहां इमाम जाना मस्जिद हाफिज मोहम्मद यूसुफ कादरी ने कोरोना से हो रही मौतों से आहत होकर इस बार ईद नहीं मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना की तबाही के चलते इस साल ईद नहीं मनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब नए कपड़ों से ज्यादा कफन बिक रहे हैं तो फिर खुशी मनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द इस महामारी के अंत और मरीजों के ठीक होने की दुआ करी। कहा कोरोना महामारी खत्म होने के बाद नए कपड़ों में नमाज अदा करेंगे। इस बार ईद के मौके पर पुराने कपड़ों में ही ईद की नमाज अदा की जाएगी। और अब एक बड़ी खबर, नीति आयोग ने भी कोविड प्रबंधन के योगी मॉडल को सराहा है। यूपी में अन्य राज्यों के लिए यूपी को उदाहरण बताया है। होम आइसोलेट करने के लिए चलाए गए 3T अभियान की सराहना की है नीति आयोग ने। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के महाअभियान को प्रभावी बताया गया है। यूपी के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम की भी तारीफ की गई है। नीति आयोग ने यह भी कहा कि 97,000 से ज्यादा गांवों में घर घर जाकर कोरोना संक्रमितों का पता लगाने और उन्हें आइसोलेट करने के महाअभियान को अन्य राज्य भी दोहरा सकते हैं। तो पहले WHO ने यूपी मॉडल की तारीफ की, जिस तरह यहां कोविड मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है, गांव-गांव तक पहुंच बनाई जा रही है। उसके बाद अब नीति आयोग ने भी यूपी मॉडल को बाकी राज्यों के लिए एक उदाहरण बताया और कहा कि वो भी इसका पालन कर सकते हैं। यूपी मॉडल को अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बताया है नीति आयोग ने। ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और टेस्टिंग, जिस तरह से 3T अभियान के तहत गांव-गांव, घर-घर यूपी सरकार पहुंच रही है, उसकी तारीफ की गई है। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के महाअभियान को प्रभावी बताया है नीति आयोग ने। ग्रामीण इलाकों के संक्रमण से निपटने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो CHC हैं, उन्हें L1+ की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सीएम योगी ने L1+ में अपग्रेड करने का यह बड़ा आदेश दिया है। L1+ अस्पतालों में डॉक्टर्स की विशेष टीम भी होगी जो इलाज करेगी। तो गांव-गांव जिस तरीके से संक्रमण की खबरें और मौत की खबरें आती हैं, इसके बाद ये बहुत बड़ा फैसला माना जा सकता है, क्योंकि तमाम CHC तो हैं, लेकिन उन CHC पर क्या वो सुविधाएं हैं, क्या वो उपकरण है, क्या वो टेक्नीशियन है, क्या वो डॉक्टर्स हैं जो लोगों की मदद कर पाएं, इस मुश्किल वक्त में उनकी जान बचा पाएं। तो इसे देखते हुए L1+ कैटेगरी के डॉक्टर्स और टीम को भेजा जाएगा तमाम CHC में, ताकि जो क्रिटिकल मरीज हैं कोरोना से, उनको बचाया जा सके। उधर टीम 9 के साथ सीएम योगी की आज एक अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम योगी बैठक करेंगे। संक्रमण से निपटने के लिए अहम दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। साथ ही कल 3 जिलों के दौरों से लौटे हैं सीएम। ग्राउंड लेवल पर हालात की जांच के बाद वो अहम निर्देश दे सकते हैं। टीम 9 के साथ आज बैठक है सीएम योगी की। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीम 9 के साथ जुड़ेंगे और कहा यह जा रहा है कि जरूरी दिशा निर्देश आज दिए जा सकते हैं। कल 3 जिलों के दौरों पर थे, अलीगढ़, मथुरा और आगरा।
ग्राउंड रियलिटी टेस्ट के बाद सीएम योगी लौटे हैं तीनों जिलों के दौरों से और देखना होगा कि आज क्या अलग से निर्देश दिए जाते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां 29 मई तक अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े तमाम कामकाज पर रोक लगा दी गई है। संक्रमण के चलते 29 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा कुछ भी काम नहीं होगा, ये आदेश है। 15 जून से रीशेड्यूल हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से जुड़ा जितना भी काम होता है। नए फैसले को लेकर यूपी परिवहन आयुक्त ने ये निर्देश दिए हैं कि 15 जून से रीशेड्यूल कर दीजिए वो तमाम अपॉइंटमेंट, वो तमाम कामकाज जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वो तमाम प्रोसेस अब पोस्टपोन हो गई हैं। उन्हें 29 मई तक कोई कामकाज नहीं करना है, ये बड़ा आदेश है। तो अगर आपने भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है या करना चाहते हैं तो ये काम 29 मई तक नहीं होने वाला है। और अब एक बड़ी खबर, तेज आंधी और ओलावृष्टि के कारण हुई जनहानि पर सीएम ने शोक प्रकट किया है। 9 जिलों में हुए हादसों पर सीएम ने शोक व्यक्त किया। सभी जिलों के डीएम को तत्काल राहत जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम कार्यालय से ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जनपद हरदोई, बहराइच, देवरिया, एटा, कासगंज, शाहजहांपुर और सिद्धार्थनगर में तेज आंधी और ओलावृष्टि के कारण हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के शोक संतृप्त परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आगे ट्वीट में लिखा गया है, महाराज जी ने संबंधित जिलाधिकारियों को दिवंगतों के परिजनों को अनुमन्य राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने संबंधी निर्देश दे दिए हैं। तो चलिए यहाँ साहब, वक्त हो गया है पूर्वांचल की ओर नजर डालते हैं। खबरें क्या हैं पूर्वांचल की, ये जानेंगे फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में गंगा किनारे तकरीबन 8 शव मिले हैं। पुलिस सभी शवों को दफनाने की तैयारी कर रही है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी भी पहुंचे हैं। गाजीपुर में कई गंगा घाटों पर लाश मिलने के बाद जिला प्रशासन अब सक्रिय हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से निगरानी समिति बनाई गई है। वहीं जिलाधिकारी और एसपी कई शमशान घाटों का दौरा कर चुके हैं। कोरोना से लगातार हो रही मौत की वजह से कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है। गोरखपुर के गांव में 27 दिनों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। एक के बाद एक मौत से गांव में मातम का माहौल है। देवरिया में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा चुकी हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्रामीण इलाकों के कुछ अंचलों में स्वास्थ्य केंद्र पर ताले लटके मिले, जिसकी वजह से ग्रामीणों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। रोडवेज की बसों में कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए बसों के संचालन की अनुमति दी गई है। बसों में यात्रियों को बिना मास्क के यात्रा करने की अनुमति नहीं है। यात्री परिचालकों से 10 रुपए देकर मास्क खरीद सकते हैं। बलिया में स्वास्थ्य विभाग के आरआरटी कर्मी की पिटाई से नाराज बलिया के एनएचएम कर्मियों ने कोविड की ड्यूटी करने से बहिष्कार कर दिया है। मारपीट वाले के खिलाफ कार्रवाई न होने से कामकाज ठप करने की बात कही है। बस्ती में महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज के कैली हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग की बद इंतजामी से मरीजों को बेड नहीं मिल रहा। हॉस्पिटल में 350 बेड हैं, जिसमें 200 संचालित किए जा रहे हैं। चलिए, ये तो थी पूर्वांचल की खबरें और अब रुख करेंगे अगली खबर का। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से देश के किसानों को ऑनलाइन पीएम किसान निधि सम्मान राशि की 8वीं किश्त ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे का है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पूरे देश में सबसे ज्यादा यूपी के किसानों को ये सम्मान निधि मिलेगी। यूपी के 2 करोड़ 61 लाख किसानों के खातों में करीबन 5200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री उन्नाव के एक किसान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खास बातचीत भी करेंगे। तो 11 बजे के इस कार्यक्रम पर नजर रहेगी। पीएम का ट्वीट है, जिसके जरिए ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना लोगों तक पहुंचाई गई है। देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए कल का दिन बेहद अहम। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर अपने किसान भाई बहनों के साथ संवाद भी करूंगा। और ये ट्वीट है
जहां ये इंफॉर्मेशन मिली। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त डायरेक्ट खातों में ट्रांसफर हो रही है अनुभव, और इस दौरान प्रधानमंत्री संवाद भी करने वाले हैं। क्या यूपी के भी गांव और पंचायतों से लोग जुड़ेंगे यहाँ पर, उनके साथ भी कोई बातचीत पीएम की हो सकती है? देखिए, ये केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और इसके जरिए अब तक जो है 7 किस्तें दी जा चुकी हैं और आज 8वीं किस्त जो है वो खुद प्रधानमंत्री ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे। देश भर के जो भी किसान हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको 2000 रुपये दिए जाते हैं और वही पैसा वो आज ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो किसान हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। 2 करोड़ 61 लाख के आसपास किसानों की संख्या है यूपी के जिनको ये सम्मान निधि मिलती है। पहले ये थी 2 करोड़ 32 लाख के आसपास, लेकिन उसमें 29 लाख किसान फिर नए जुड़े हैं जिनके पहले कहीं कुछ कागजों में गड़बड़ थी या फिर जिनका अकाउंट नहीं मैच हो रहा था। अब वो गड़बड़ियाँ ठीक हो गई हैं तो उनकी संख्या कुल 2 करोड़ 61 लाख हो गई है और 5200 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफ़र आज किए जाएंगे खाली यूपी के किसानों के खाते में। तो एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना सरकार की ये है। इससे पहले 25 दिसंबर को जब अटल जी का हम कहें तो जन्म तिथि होती है, उस दिन जब कार्यक्रम हुआ था तब प्रधानमंत्री ने 7वीं किस्त ट्रांसफ़र की थी और तब एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था पूरे देश भर में। प्रधानमंत्री वीसी के जरिए जुड़े थे, किसानों से उन्होंने संवाद किया था। लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर खुद मुख्यमंत्री गए थे, वहाँ पूरे किसान आए थे और तब वो पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र किया गया। पर इस वक्त जिस तरीके से कोरोना की सेकेंड वेव है, इसीलिए इस कार्यक्रम को इतना बड़ा नहीं रखा गया है। केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री लखनऊ से जुड़ेंगे, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जुड़ेंगे और एक किसान उत्तर प्रदेश के उन्नाव से वो प्रधानमंत्री उनके साथ संवाद करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की जो योजना शुरू की गई थी किसानों के सीधे लाभ के लिए शुरू की गई थी और ये लगातार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री इस किस्त को जो है वो किसानों के खाते में पैसा खुद ट्रांसफ़र करते हैं। पर इस समय जो स्थिति है पूरे देश की, कोरोना का जो संकट है, ख़ासतौर से अब ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री आज जब संवाद करेंगे, बात करेंगे तो वो इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि कैसे कोरोना के संक्रमण को रोकना है, खासतौर से गांव में जो कोरोना बढ़ रहा है। बिल्कुल, और मौजूदा दौर की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि गांव तक जो कोरोना पहुंच गया है, अब आगे उसका मैनेजमेंट कैसा हो, तमाम सुविधाएं कोरोना से निपटने की गांव तक कैसे पहुंचाई जाएं और कैसे संक्रमितों को अलग किया जाए। बहुत शुक्रिया अनुभव, आप नजर बनाए रखिए। तो पिछले कई दिनों से कोरोना की मार से जूझ रहे उत्तर प्रदेश से अब धीरे धीरे ही सही लेकिन राहत की खबरें मिलने लगी हैं। 24 घंटों में यूपी में कोरोना के एक के बाद एक फिर 20,000 से नीचे ही मामले सामने आए हैं। यूपी में 24 घंटे में 17,775 नए केस सामने आए, जबकि 19,425 मरीज कोरोना से ठीक हुए। 24 घंटों में कोरोना की वजह से 281 मरीजों की मौत भी हुई है। यूपी में इस वक्त कुल 2,04,658 एक्टिव केसेस हैं, जबकि राजधानी लखनऊ की बात करें तो 24 घंटे में 856 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 2,432 मरीज डिस्चार्ज भी हुए और 35 कोरोना मरीजों की मौत हुई। लखनऊ में इस वक्त कुल एक्टिव केसेस की संख्या 16,117 है। तो अगली खबर का रुख करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन के अभियान को तेज करने के लिए सीएम योगी सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी किया था, जिस पर विदेशी वैक्सीन कंपनियों के प्रस्ताव आने शुरू हो गए हैं। यूपी सरकार के वैक्सीन निर्यात के टेंडर पर 2 कंपनियों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं, जिसमें रशियन वैक्सीन कंपनी स्पुतनिक के अलावा एक और कंपनी शामिल है। यूपी सरकार के ग्लोबल टेंडर की आखिरी तारीख 21 मई है। ऐसे में 2 कंपनियों के प्रस्ताव आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में कोविशील्ड कोवैक्सीन के अलावा नई वैक्सीन भी आ जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल 3 जिलों आगरा, अलीगढ़ और मथुरा का दौरा किया, जहां पर उन्होंने कोरोना संकट के बढ़ने से पैदा हुए हालात और इस हालात को काबू करने के लिए चलाए जा रहे अभियान का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी ने अलीगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। एएमयू में शिक्षकों की हो रही मौत के मामले पर भी सीएम योगी ने प्रशासनिक अधिकारियों और एएमयू वाइस चांसलर समेत चिकित्सकों के साथ बैठक की। इसके बाद आगरा में सीएम योगी ने कोरोना से निपटने के लिए ऑफिसर्स और जनप्रतिनिधियों के साथ भी एक बैठक की। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया गया।
ईएमयू में मेरा आने का एक और उद्देश्य था कि मीडिया में मीडिया के उसमें एक खबरें चल रही थी, ईएमयू में बहुत सारे प्रोफेसर या बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के कारण। मैंने कल और परसों दोनों दिन ईएमयू के वीसी साहब से भी चर्चा की थी और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि हाँ, ईएमयू में यहाँ पर 16 ऐसे लोग हैं जिनकी कोविड से मौत हुई है, जिनमें 10 की यहाँ हुई, 4 की अलग अलग स्थानों पर हुई और 2 दिल्ली में जिनकी मौत हुई थी। तो सीएम योगी ने आगरा, अलीगढ़ और मथुरा का दौरा किया। यहां पर कमांड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया, यहां की व्यवस्थाओं को परखा। कई अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस भी वो गए। इतना ही नहीं, ऐसे लोग जो गांव में हैं और होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे भी सीएम ने संवाद किया और व्यवस्थाओं को जाना। तीनों ही जिलों में दौरा किया कल सीएम योगी ने, यहां की व्यवस्थाओं को जांचा और सबसे अहम एएमयू में जो कोरोना संक्रमण फैला है उसे लेकर भी अधिकारियों से अपडेट लिया। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। गंगा नदी में मिल रहे शवों को लेकर मानवाधिकार आयोग ने नोटिस दिया है। मानवाधिकार आयोग ने यूपी और बिहार सरकार को यह नोटिस भेजा है। गंगा नदी में शव मिलने के मामले पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भी नोटिस दिया है और 4 हफ्तों के भीतर मंत्रालय और राज्य सरकारों से कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है। तो जिस तरीके से गंगा नदी में बिहार और उत्तर प्रदेश के लगते सीमा पर शवों को मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है, इस पर अब मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है, नोटिस दिया है दोनों राज्य की सरकारों को। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय से भी पूछा है कि क्या किया जा रहा है। लगातार शव मिलने का सिलसिला, जहां गाजीपुर और बिहार बलिया लगते हुए उस तमाम क्षेत्र से अब ये शव कहां से आ रहे हैं, इस पर रिपोर्ट तलब की जाएगी। उधर यूपी में नदियों में लाशों के मिलने का सिलसिला नहीं थम रहा है। ताजा मामला अब कानपुर से सामने आया है। यहां के 35 किलोमीटर दूर खेरेश्वर मंदिर के पीछे गंगा नदी में सुबह 2 दर्जन से ज्यादा शव बहते हुए दिखाई दिए। लाशों को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की मदद से इन लाशों को निकालकर गंगा के किनारे दफना दिया। तो एक बार फिर से गंगा किनारे शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार कानपुर में खेरेश्वर मंदिर के पीछे गंगा में बहते हुए कई लाशों को लोगों ने देखा। फौरन प्रशासन को सूचित किया गया और उसके बाद उन शवों को निकालकर गंगा किनारे ही दफनाया गया। खबर उन्नाव से है, जहां कोरोना काल में गंगा नदी किनारे दफन किए गए सैकड़ों शवों को कुत्ते कब्र से गड्ढे से निकालकर नोच रहे हैं। जिला प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। उन्नाव के अफसरों से इस मामले की तत्काल रिपोर्ट सीएम कार्यालय से तलब की गई है, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आए, नाकामी को छिपाने में जुट गए। डीएम उन्नाव ने एसडीएम बीघापुर से रिपोर्ट तलब की। डीएम उन्नाव ने घाट के किनारे दफन जो शव हैं उसे पूरी तरीके से रोक लगाने की बात कही। वहीं कोई शख्स शव को दफन ना करे, इसके लिए नदी किनारे पुलिस कर्मियों को तैनात भी कर दिया गया है। और अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कानपुर और उन्नाव के साथ साथ कुछ और जिलों में नदी किनारे शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। चंदौली में धानापुर क्षेत्र के बड़ौरा गांव में गंगा नदी के किनारे शव मिलने की सूचना लेखपाल को दे दी गई, जिसके बाद लेखपाल ने इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी और आला अधिकारी शव को गंगा नदी के किनारे दफन करने की तैयारी करने लगे। जबकि सीएम योगी ने साफ साफ आदेश दिया है कि हर शव का अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाजों से किया जाएगा। बावजूद इसके अधिकारी शासन के आदेश को दरकिनार कर मामले को रफा दफा करने में जुट गए। बात बरेली की अगर करें तो यहां राम गंगा नदी में 2 शव तैरते दिखे। दोनों को कफन में लपेटा गया था, जिसे जानवर नोच रहे थे। हालांकि यहां पुलिस ने दोनों शवों को निकालकर उनका अंतिम संस्कार करवाया। एसएसपी रोहित सिंह की माने तो दोनों शव 12 से 14 दिन पुराने थे और पूछताछ में जानकारी सामने आई कि कुछ लोगों ने शव को गंगा नदी में प्रवाहित किया था।
यूपी में आज कौन सी ऐसी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की किश्त जारी करेंगे। देश के करोड़ों किसानों को ऑनलाइन 8वीं किश्त मिलेगी। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उन्नाव के एक किसान से इस दौरान संवाद भी करेंगे। इसके अलावा टीम 9 के साथ सीएम योगी की आज अहम बैठक भी होगी। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम योगी ये बैठक करेंगे और संक्रमण से निपटने के लिए वो अहम निर्देश दे सकते हैं। कल ही 3 जिलों के दौरे से लौटे हैं सीएम योगी। ग्राउंड लेवल पर हालात क्या हैं, उसकी जांच के बाद वो अहम दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। अब बारी उत्तराखंड की, क्या कुछ खास रहने वाला है चलिए बता देते हैं। आज विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। दोपहर 12:15 पे 6 महीने के लिए कपाट ये खुलेंगे। कोरोना की वजह से डोली यात्रा में महज 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। मां यमुना के पुजारी और अन्य सहयोगी ही इस डोली में शामिल होंगे।